हेलो एवरीवन। हमारा आज के रिवीजन का टॉपिक है कंपनी ऑडिट, सेक्शन 139 से लेकर सेक्शन 148। ये वो सेक्शन है जो सीए इंटर के अंदर भी आप लॉ एंड ऑडिट के पेपर में बहुत अच्छी तरह से कवर अप करके आते हैं और फाइनल लेवल पर भी ये सेक्शन एज सच वही है, सेम। कोई ऐसा नहीं है कि इंटर में आपने इनको कम पढ़ा था, फाइनल में ज्यादा पढ़ रहे हैं, वही सेम सेक्शन है। एंड दैट्स वाई जो मैंने अभी रिसेंटली इंटर के लिए कंपनी ऑडिट की रिकॉर्डिंग की थी रिवीजन की, तो वही रिवीजन मैं आप लोगों को भी अवेलेबल करा रहा हूं। सेम चार्ट्स हैं, जो चार्ट्स आपके फाइनल ऑडिट के रेफरेंसर में लगे हुए हैं उसी से मैंने इंटर वालों को भी रिवाइज कराया है। तो जो इंटरमीडिएट की रिवीजन वीडियो है उसी के थ्रू हम इस चैप्टर की रिवीजन को कवर अप करेंगे। तो आपको इसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में आगे इंटर की कंपनी ऑडिट की रिवीजन देखनी है, जिसके अंदर आप सेक्शन 139 से लेकर 148 को रिवाइज करेंगे और जो आगे के बाकी के मिसलेनियस टॉपिक हैं उसको मैं आप लोगों को अलग से अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, तो अब इसके बाद आपको आगे की जो वीडियो है वो इंटर की रिवीजन वीडियो मिलेगी। जो रिवीजन के लिए चार्ट्स यूज किए गए हैं वो सेम यही है जो आपके पास रेफरेंसर में लगे हुए हैं। ठीक, हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के रिवीजन सेशन को। और आज रिवीजन में हमारे पास है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज कंपनी ऑडिट। इंटर लॉ के पेपर के अंदर ये चैप्टर लगभग आप मानकर चल सकते हैं 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर में से एमसीक्यू प्लस डेस्क्रिप्टिव पूछे जा सकते हैं। और यही चैप्टर आगे जाकर के ग्रुप 2 में इंटर ऑडिट के अंदर भी, जो अभी एग्जिस्टिंग सिलेबस है उसके अंदर भी इस चैप्टर को कवर अप किया गया है और इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जनरली इस चैप्टर में से केस स्टडीज एग्जाम में आती है। वो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के ऊपर हो सकती हैं, ऑडिटर की एलिजिबिलिटी के ऊपर हो सकती हैं, सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट के ऊपर हो सकती है, ऑडिटर की पावर एंड ड्यूटीज के ऊपर हो सकती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ऐसा चैप्टर जिसके प्रोविजंस आराम से याद भी होते हैं और आप एग्जाम में एक बेटर तरीके से इन क्वेश्चंस के, इस चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर्स को भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 कंपनी ऑडिट, जो आपके इंटर लॉ एज वेल एज इंटर ऑडिट दोनों के लिए एप्लीकेबल है। इसके अंदर अप टू सेक्शन 148 लॉ और ऑडिट दोनों के लिए चलेगा और फिर आएगा एक सेकंड पार्ट इस चैप्टर का जिसमें हम ब्रांच ऑडिट, ज्वाइंट ऑडिट एंड कारो 2020 के प्रोविजंस करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ ऑडिट के पेपर के लिए एप्लीकेबल होगा। तो अभी इस सेशन में मैं आपके साथ जो डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूं वो सेक्शन 139 ऑनवर्ड्स हम कवर अप करेंगे, जो इंटर लॉ एंड एग्जिस्टिंग सिलेबस ऑफ ऑडिट दोनों में ही ये चैप्टर कवर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको इन चार्ट्स में सेक्शन 139 से लेकर 148 का कंप्लीट ब्रेकअप दिया है, सब सेक्शन वाइज अलोंग विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग रूल्स। जैसे यदि आप सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 की बात करते हैं, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी एट द एनुअल जनरल मीटिंग, उसी के रिलेशन में दो रूल एप्लीकेबल होते हैं, रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4। आगे बढ़ेंगे, सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 रोटेशन ऑफ ऑडिटर का सेक्शन है और उसके रिलेशन में रूल नंबर 5 एप्लीकेबल होता है।
सेक्शन 139(3) इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई रूल नहीं है। 139 सबसेक्शन 4 पावर ऑफ सीजी टू प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ रोटेशन, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रूल नंबर 6 एग्जिस्ट करता है। तो ये तो एक ब्रेकअप है। जैसे जैसे हम सेक्शंस को पढ़ेंगे तो ये आपको एज सच याद हो जाएंगे, और यदि सेक्शन नंबर या रूल नंबर याद नहीं भी होते, इन दैट केस फिर मैं कहूंगा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रोविजन याद होना चाहिए, सेक्शन और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रूल नंबर नहीं भी याद, इट्स ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम जो मार्क्स अलॉटेड होते हैं वो प्रोविजन के होते हैं, सेक्शन के नंबर या रूल के नंबर के एज सच नहीं होते हैं। तो चलते हैं आगे, बट कोशिश करिएगा सेक्शन नंबर यदि याद रख पाए तो। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रेम करते वक्त क्वेश्चन ही सेक्शन पर बना देता है। होते ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर हैं, बट मे बी आज। तो कोशिश करिएगा जिस एक्सटेंट तक ये सेक्शन यदि याद रह पाए तो। स्टार्ट करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के साथ। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। मैं पहले आपके साथ बात कर लेता हूं फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की। फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी is covered under section 139 subsection 6, which says that first auditor shall be appointed by the board of director within how many days? 30 days of the registration of the company. In case board fails to appoint the first auditor, it is the duty of the board to inform the member, and in that case members shall within 90 days at an extraordinary general meeting appoint the first auditor. Or first auditor, whether appointed by board of director or appointed by the member, shall hold the office till conclusion of first annual general meeting. Now, coming to government companies. In case of government companies, government owned companies, government controlled companies, as per the provisions of section 139 subsection 7, first auditor shall be appointed by the CAG within 60 days of the registration of the company. If CAG does not appoint the first auditor, then within next 30 days, it is the duty of the board of director to appoint the first auditor. And in case BOD also fail, then they need to inform the member, and then member within 60 days at an extraordinary general meeting shall appoint the first auditor, who shall hold the office till conclusion of the first AGM. तो ये हमारे प्रोविजंस थे as to the appointment of first auditor in case of government company and non government company. आगे बढ़ते हैं, appointment of subsequent auditor. In case of a non-government company, appointment shall be at the first AGM. फर्स्ट एजीएम पर फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर पूरा हो जाता है और इसी फर्स्ट एजीएम पर सब्सिक्वेंट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है। कंपनी चाहे तो फर्स्ट ऑडिटर को ही अपना सब्सिक्वेंट ऑडिटर भी कंटिन्यू कर सकती है फर्स्ट एजीएम में उसकी अपॉइंटमेंट का रिजोल्यूशन पास करके। तो जो फर्स्ट एजीएम के अंदर चाहे आपने फर्स्ट ऑडिटर को ही रीअपॉइंट किया या उसकी जगह पर किसी और पर्सन को एज ए ऑडिटर अपॉइंट किया, तो उसका टेन्योर कहां तक रहेगा? टिल कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम एंड देयर आफ्टर टिल कंक्लूजन ऑफ एवरी सिक्स्थ एजीएम। दैट मीन्स जो आपने फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट किया कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद विद इन 30 डेज बीओडी नहीं कर पाए तो 90 डेज में मेंबर ने किया नॉन गवर्नमेंट कंपनी में। तो इस ऑडिटर का टेन्योर कहां तक है? फर्स्ट एजीएम तक। फर्स्ट एजीएम में कंपनी चाहे तो इसी को रीअपॉइंट कर दे, दिस इज द फर्स्ट एजीएम, और चाहे तो इसकी जगह पर किसी और को अपॉइंट करे। इस ऑडिटर का टेन्योर कहां तक रहेगा? सिक्स्थ एजीएम तक रहेगा। नाउ कंडीशंस है, रेटिफिकेशन की कंडीशन होती थी पहले कि बीच में जो 4 एजीएम आएंगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ,
आपको इन पर इस अपॉइंटमेंट को रेटिफाई कराना पड़ेगा, बट वो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 के थ्रू ऑमिट हो गई थी। आज की डेट में क्या कंडीशंस है? नंबर 1, रिटर्न कॉन्सेंट। अपॉइंटमेंट से पहले कंपनी आप ऑडिटर से दो चीजों की रिक्वेस्ट करिए। नंबर 1, ऑडिटर आप अपनी रिटर्न कंसेंट दे दीजिए दैट यू आर विलिंग टू बी अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ दिस कंपनी, और एक सर्टिफिकेट दे दीजिए जिसके अंदर रूल 4 के अंदर जो बातें बताई गई है उनको आपने स्पेसिफाई किया है। कंडीशन नंबर 2 सर्टिफिकेट के रिलेशन में है। कंडीशन नंबर 2 कहती है कि जो सर्टिफिकेट आप ऑडिटर से लेंगे उसमें मेंशन करना जरूरी है क्या ऑडिटर सेक्शन 141 के अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है क्या उसको फुलफिल कर रहा है। तो ऑडिटर अपने सर्टिफिकेट के अंदर यह बात लिख करके देगा दैट आई एम एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज पर द क्राइटेरिया स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 141 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंडीशन नंबर 4, intimation to ROC. Company is under an obligation to inform the auditor and the ROC within 15 days of the appointment that this person is being appointed as the auditor of the company, and intimation is to be given in form number ADT1. ADT1 के अंदर ये इंटीमेशन जाएगा। तो ये प्रोविजन है हमारे सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के। एज टू अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। नाउ आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट कंपनीज के केस में क्या होगा? इन केस ऑफ सेक्शन 139 सबसेक्शन 5, अपॉइंटमेंट shall be in respect of a financial year. That means गवर्नमेंट कंपनीज के केस में सब्सिक्वेंट ऑडिटर एवरी फाइनेंशियल ईयर के लिए अपॉइंट होंगे, 5-5 सालों के लिए इकट्ठे अपॉइंट नहीं होंगे। अपॉइंटमेंट नॉन गवर्नमेंट कंपनी में शेयर होल्डर ने की थी एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, बट गवर्नमेंट कंपनी के केस में ये अपॉइंटमेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG करेगा। कब? फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के 180 डेज के अंदर। और जो ये ऑडिटर अपॉइंट हुआ क्या इसका टेन्योर 6th AGM तक होगा? नो। क्यों? क्योंकि एवरी फाइनेंशियल ईयर के लिए ऑडिटर अपॉइंट होते हैं। तो इस ऑडिटर का टेन्योर कहां तक होगा? टिल कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट AGM। तो ये हमारे प्रोविजन थे एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। नाउ जो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 है उसके अंदर जो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो रही है उसका एक डिटेल्ड प्रोसीजर है जो कहां दिया गया है? रूल नंबर 3 के अंदर। तो रूल नंबर 3 हमें बताता है व्हाट इज द मैनर फॉर सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। एज पर रूल 3, first we need to ascertain whether the company is required to constitute audit committee under the provisions of section 177. If company is required to have a audit committee, then selection की जिम्मेदारी किसकी होगी? ऑडिट कमेटी की होगी। ऑडिट कमेटी shall consider the qualifications and experience of the person considered for appointment as auditor. But in case company is not required to constitute an audit committee under the provisions of section 177, in that case it will be the duty of the board of director to consider the qualification and experience of the person proposed to be appointed as the auditor. तो नाउ मान लेते हैं कंपनी की रिक्वायरमेंट है ऑडिट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करने की, एंड नाउ ऑडिट कमेटी कंसीडर द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन टू प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर। तो ऑडिट कमेटी ने एक पर्सन को सेलेक्ट कर लिया। तो अब ऑडिट कमेटी ने जब एक पर्सन को सेलेक्ट कर लिया तो ऑडिट कमेटी इस पर्सन के नेम को प्रपोज कर देगी या रिकमेंड कर देगी किसको? टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर देयर कंसीडरेशन। अब क्वेश्चन अराइज होता है क्या बोर्ड को ये नाम जो प्रपोज नेम है क्या बोर्ड इससे सेटिस्फाइड है? यदि बोर्ड इससे सेटिस्फाइड है तो बोर्ड इस नेम को रिकमेंड कर देगा for consideration by the members in annual general meeting. लेकिन यदि बोर्ड डिसएग्री करता है, बोर्ड इज नॉट सेटिस्फाइड विद द नेम प्रपोज्ड बाय द ऑडिट कमेटी, तो बोर्ड एक रिक्वेस्ट करेगा किसको? ऑडिट कमेटी को फॉर द रिकंसिडरेशन।
कि जो नाम आपने प्रपोज किया है आप इसको रिकंसीडर करिए और इसकी जगह पर किसी और का नाम बता पाए तो अच्छी बात है। बोर्ड की रिक्वेस्ट को ऑडिट कमेटी ने एक्सेप्ट कर लिया तो ये पूरा का पूरा साइकिल दोबारा से रिपीट हो जाएगा। लेकिन बोर्ड ने कहा नहीं, हम आपकी रिक्वेस्ट को रिकंसीडर नहीं कर सकते। तो इसका क्या मतलब है कि ऑडिट कमेटी ने कहा कि बोर्ड को हम आपकी रिक्वेस्ट को रिकंसीडर नहीं कर सकते। तो यदि ऑडिट कमेटी ने बोर्ड की रिक्वेस्ट को रिकंसीडर करने से मना कर दिया तो अब किसकी बात चलेगी? बीओडी की। बीओडी क्या करेंगे? अपना कोई पर्सन सिलेक्ट करेंगे। अपना पर्सन से मतलब दे नीड टू अपॉइंट द ऑडिटर, और इसके लिए वो क्या करेंगे? वो अपनी ही कोई ओन रिकमेंडेशंस किसको देंगे? मेंबर्स को, और फिर मेंबर जनरल मीटिंग के अंदर ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करेंगे। तो इंस्टेड कि जो नाम ऑडिट कमेटी ने सुजेस्ट किया था ऑडिटर के लिए, बीओडी ने उस नाम की जगह किसी और के नाम को प्रपोज कर दिया है मेंबर्स को, और फिर मेंबर्स उस पर्सन को एजीएम में एज ए ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। लेकिन बोर्ड, क्योंकि आपने ऑडिट कमेटी की बात को नहीं माना है, तो आपको रिटर्न में रीजंस देने पड़ेंगे व्हाई यू हैव नॉट कंसीडर द रिकमेंडेशंस ऑफ द ऑडिट कमेटी। तो इन केस ऑडिट कमेटी डिसाइड दैट वी विल नॉट रिकंसीडर द name of the person proposed to be appointed as auditor, BOD will record the reason for disagreement and BOD will make its own recommendation and place the matter for consideration by the member in AGM। तो इस तरीके से रूल नंबर 3 के अंदर ये डिटेल्ड प्रोसीजर चलता है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। नाउ यदि कंपनी की ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी तो किस पर्सन ने क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस को कंसीडर किया था प्रपोज्ड ऑडिटर की? बीओडी ने। तो बीओडी शैल कंसीडर द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन प्रपोज्ड टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर, और बीओडी फिर इस नेम को फॉरवर्ड कर देता है अमंग द मेंबर्स टू बी कंसीड फॉर देयर कंसीडरेशन एट द एजीएम। तो इस तरीके से रूल नंबर 3 के अंदर ये कंप्लीट मैनर दिया गया है फॉर सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4 के ऊपर। रूल नंबर 4 एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनकर आ सकता है एग्जाम में कि ऑडिटर से जो सर्टिफिकेट लिया जाता है उस सर्टिफिकेट के अंदर कौन कौन से मैटर को स्पेसिफाई करना होता है। नंबर 1, जो ऑडिटर है, प्रपोज्ड ऑडिटर है, वो सर्टिफाई करेगा कि इंडिविजुअल और द ऑडिट फर्म नॉट फर्म एज द केस में बी is eligible to be appointed as per the provisions of Companies Act 2013 and the Chartered Accountant Act 1949. Proposed appointment is as per the term जो एक्ट के अंदर बताई गई है, 1 term, 2 term, 1 term for 5 years, 2 terms of 5 years each। आगे जाकर के अभी पढ़ेंगे 139 सबसेक्शन 2 के अंदर। Proposed appointment is within the limit prescribed by the act and list of proceedings against the auditor or audit firm or any partner of the firm in a relation to any disciplinary matters वो आपको सर्टिफिकेट में डिस्क्लोज करनी है एंड दैट नीड्स टू बी ट्रू एंड करेक्ट। तो इन चार चीजों के ऊपर हमें इस चीज को बताना पड़ता है। तो इस तरीके से सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के साथ रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 ये दोनों रूल साथ में अप्लाई हो जाते हैं। 139(1) के साथ साथ हमने 139(5) को भी पढ़ लिया एंड 139(6) एंड 7 को भी करा। तो जब आप अब वापस से यदि इन सेक्शंस को देखते हैं तो हमने 139(1), 139(5), 139(6), 139(7) इन चार सेक्शंस को हमने कवर अप किया है और 139(1) के साथ हम दो रूल्स को भी साथ में कवर अप कर चुके हैं, रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है रोटेशन के प्रोविजंस की। रोटेशन आप सबको अच्छी तरह से पता है, सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 कहता है इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज एंड सर्टेन अदर प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज
An individual cannot be appointed as auditor for more than one term of 5 consecutive years, whereas an audit firm cannot be appointed as auditor for more than 2 terms of 5 consecutive years each. अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर कौन सी ऐसी कंपनीज है जिनके अंदर रोटेशन के प्रोविजन चलेंगे? एक तो बात हो गई लिस्टेड कंपनी, अदर प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज कौन सी हैं? अदर प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज कहां बताई गई हैं? रूल नंबर 5 के अंदर बताई गई हैं। तो चलो रूल नंबर 5 पढ़ लेते हैं। रूल नंबर 5 के अंदर 3 तरह की कंपनीज आ गई और ये तीनों कंपनीज क्या है? अनलिस्टेड। अनलिस्टेड में 2 तरह की कंपनीज हो सकती हैं, या तो पब्लिक हो सकती है या प्राइवेट हो सकती है। चलो पहले बात कर लेते हैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कौन सी? क्या क्राइटेरिया? पेड अप कैपिटल का क्राइटेरिया दोगे, टर्नओवर का दोगे, बोरोविंग का दोगे। तो इन्होंने क्राइटेरिया दिया सबसे पहले पेड अप शेयर कैपिटल का। यदि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है तो रोटेशन के प्रोविजन अप्लाई होंगे। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी को ले लो। प्राइवेट कंपनीज के केस के अंदर क्या होगा? पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है तो रोटेशन के प्रोविजन आएंगे। बट साथ में एक चीज और दे दी, यदि पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड उसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से कम है या प्राइवेट कंपनी की पेड अप कैपिटल 50 करोड़ रुपए से कम है, लेकिन बोरोविंग फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक डिपॉजिट्स का एग्रीगेट वो 50 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है, तो आल्सो क्या होगा? रोटेशन के प्रोविजन कंपनीज के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो जो हमें ध्यान रखनी है, कौन सी कंपनीज के ऊपर रोटेशन के प्रोविजन अप्लाई होते हैं और रोटेशन का प्रोविजन है क्या? इंडिविजुअल ऑडिटर, उसको सिर्फ एक टर्म मिलेगी 5 साल की, फिर कूलिंग पीरियड आएगा। फर्म, उसको 2 टर्म मिल सकती है 5-5 सालों की और फिर कूलिंग पीरियड आएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन है कूलिंग पीरियड क्या पूरी लाइफ आ गया? नो, कूलिंग पीरियड विल बी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। तो अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 का फर्स्ट प्रोवाइजो कहता है इंडिविजुअल ऑडिटर एलिजिबल नहीं होगा रीअपॉइंटमेंट के लिए एज ए ऑडिटर इन सेम कंपनी। मतलब उसकी होल्डिंग में, सब्सिडियरी में, एसोसिएट में अपॉइंट हो सकता है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रखिएगा कितने पीरियड के लिए? 5 साल के लिए। ऑडिट फर्म, उसको 2 टेन्योर मिले, 5 फिर 5। कूलिंग पीरियड कितना आएगा? कूलिंग पीरियड इसका भी 5 ही है। shall not be eligible for reappointment as auditor in same company for 5 years after completing the tenure, after completing 2 tenures. Second provision, second proviso कहता है कॉमन पार्टनर। जिस समय एक फर्म का टेन्योर, फर्म के 2 टेन्योर पूरे हो गए, तो यदि उस फर्म का कोई पार्टनर किसी दूसरी फर्म में भी पार्टनर है, देन वो दूसरी फर्म भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर। ऑडिट फर्म हैविंग अ कॉमन पार्टनर विथ ऑडिट फर्म जिसका टेन्योर जस्ट एक्सपायर हुआ था एज ऑन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट shall not be appointed as auditor of same company for a period of 5 years। यहां पर ध्यान रखिएगा, यदि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट पर कॉमन पार्टनर नहीं है लेकिन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से पहले था या डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के बाद कॉमन पार्टनर है बट डेट ऑफ अपॉइंटमेंट पर नहीं है, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं आएगी, क्योंकि लॉ में क्लियर वर्ड लिखा हुआ है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ऑडिटर। जब भी नया ऑडिटर अपॉइंट होगा, यदि उस समय, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए एक फर्म है, एक कंपनी है, इस कंपनी में ये एक ऑडिटर अपॉइंट हुआ, ये एक टेन्योर पूरा हो गया, ये दूसरा टेन्योर पूरा हो गया। ऑडिटर कौन था? AB एंड कंपनी। इसके अंदर 2 पार्टनर थे, कौन कौन? A प्लस B। अब कंपनी क्या कर रही है? CD एंड कंपनी को एज ए ऑडिटर अपॉइंट करना चाहती है। CD के कितने पार्टनर हैं? 2, C प्लस D। तो अब क्योंकि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के समय कोई भी कॉमन पार्टनर नहीं है, तो CD एंड कंपनी अपॉइंट हो सकते हैं। लेकिन यदि अपॉइंटमेंट के बाद इस फर्म में A ने ज्वाइन कर लिया बाद में, अब कॉमन पार्टनर है, अब कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपॉइंटमेंट के समय देखना है क्या कोई कॉमन पार्टनर है, यदि है तो डिस्क्वालिफिकेशन आएगी, अदरवाइज कुछ नहीं।
एवरी कम, अच्छा ये तो छोड़ दो, ट्रांजिशन प्रोविजन था, इसकी आज की डेट में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इस प्रोविजन का इफेक्ट तो 2017 की एजीएम में ही खत्म हो गया और अब तो 2023 चल रहा है, छोड़िए। फोर्थ प्रोवाइजो, सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 shall not prejudice the right of company to remove the auditor and right of auditor to resign। तो सेक्शन 139 में जब ये रोटेशन का प्रोविजन आ गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 5 साल पूरे करने ही करने हैं उसके बाद आप हटेंगे। नो, कंपनी यदि आपका टेन्योर पूरा होने से पहले आपको रिमूव करना चाहती है तो सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 के प्रोविजन को अप्लाई करा के हटा सकती है। ऑडिटर रिजाइन करना चाहता है तो सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 में अपना रेजिग्नेशन दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 139 सबसेक्शन 3, अभी तो हमने बात की ऑडिटर को चेंज कर दो, ऑडिटर को ही चेंज कर दिया जाए, लेकिन मान लेते हैं ऑडिटर कौन है, एक फर्म है एबीसी एंड एसोसिएट, 3 पार्टनर हैं। कंपनी के मेंबर चाहें तो कंपनी के मेंबर ऑडिटर के ऊपर एक कंडीशन लगा सकते हैं कि आपको ऑडिटिंग पार्टनर को रोटेट करना है, कि यदि पहले साल की ऑडिट मिस्टर ए ने की आपकी फर्म में से तो दूसरे साल की ऑडिट मिस्टर बी करे या मिस्टर सी करे, तीसरे साल की ऑडिट जिसने दूसरे साल की ऑडिट की है वो ना करे, या 2 साल के बाद पार्टनर चेंज कर दो आप हमारी फर्म के लिए, 3 साल के बाद चेंज कर दो। तो कितने पीरियड के ऊपर जो एंगेजमेंट पार्टनर है जो आपकी कंपनी की ऑडिट करेगा उसकी रोटेशन के लिए मेंबर चाहे तो रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं, और साथ ही ज्वाइंट ऑडिट का भी रिजोल्यूशन पास किया जा सकता है कि कंपनी में जो ऑडिट कराई जाएगी दैट शुड बी बाय द ज्वाइंट ऑडिटर्स। मेंबर्स में रिजॉल्व द फॉलोइंग। नंबर 1, रोटेशन ऑफ ऑडिटिंग पार्टनर एंड हिज टीम एट सच इंटरवल एज में बी प्रिस्क्राइब। कौन प्रिस्क्राइब करेगा, मेंबर्स प्रिस्क्राइब करेंगे अपने रिजोल्यूशन के थ्रू। एंड मेंबर्स चाहे तो रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं दैट ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाय मोर देन 1 ऑडिटर। अब आगे आ जाता है सेक्शन 139 सबसेक्शन 4, ये कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट आपके पास पावर है, आप रूल बना सकते हैं टू प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ रोटेशन फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 139 सबसेक्शन 2। तो रोटेशन का मैनर फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया रूल नंबर 6 के अंदर। इसका पहला प्रोविजन आ गया कि यदि आप 5 साल इंडिविजुअल के केस में 10 साल फर्म के केस में अलाउ कर रहे हैं और कंपनी एक्ट 2013 से पहले यदि किसी सीए ने कंपनी एक्ट 1956 के अंदर कोई पीरियड सर्व किया था इसी कंपनी में तो 5 और 10 साल के पीरियड को निकालते वक्त द पीरियड सर्व्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 शैल आल्सो बी कंसीडर्ड। नंबर 2, एनी इंडिविजुअल जिसका टेन्योर पूरा हुआ या ऑडिट फर्म जिसके टेन्योर पूरे हो गए, अब उनकी जगह पर दूसरे पर्सन को लाना है। अब दूसरा पर्सन यदि आप कोई इंडिविजुअल ला रहे हो, दूसरा पर्सन आप कोई फर्म को लेकर आ रहे हो, लेकिन जो दूसरा इंडिविजुअल ऑडिट करने के लिए आ रहा है या जो दूसरी फर्म ऑडिट करने के लिए आ रही है दैट मींस मैं कह सकता हूं इनकमिंग ऑडिटर, वो उस नेटवर्क को बिलोंग करते हैं जिस नेटवर्क को आउटगोइंग ऑडिटर बिलोंग करता है। तो यदि एनी इंडिविजुअल और ऑडिट फर्म जो इनकमिंग ऑडिटर है वो बिलोंग करता है उसी नेटवर्क को जिसको आउटगोइंग ऑडिटर बिलोंग करता है, देन 5 साल के लिए ये पर्सन एज ए ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। इंडिविजुअल ऑडिटर और ऑडिट फर्म shall not be eligible for appointment as auditor for a period of 5 years if it belongs to same network to which the retiring auditor belongs to। retiring कह लें या outgoing auditor कह सकते हैं। आगे बात करते हैं ब्रेक। जो ब्रेक है, कूलिंग पीरियड है, वो 5 साल का है और रूल नंबर 6 ने कहा वो जो 5 साल है वो कॉन्टिन्यूटी में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी 2 साल का ब्रेक, फिर 1 साल का ब्रेक, फिर 3 साल का ब्रेक। नो, ऐसे कुछ नहीं करना। 2+3 या 2+1+2 या 2+1+1+1 ऐसे कुछ भी बना लो आप। नो, ऐसा नहीं। 5 ईयर मींस कॉन्टिन्यूअस 5 ईयर्स। इसके अलावा यदि जो आउटगोइंग ऑडिटर है, आउटगोइंग मतलब जो हट रहा है, रिटायरिंग ऑडिटर,
उसका पार्टनर इंचार्ज जिसने कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन किया, इस सीए फर्म से रिजाइन करके किसी दूसरी सीए फर्म को ज्वाइन कर लेता है, तो दैट सीए फर्म shall also be disqualified to be appointed as an auditor for a period of 5 years. A partner in charge of audit firm who certify the financial statements of the company, if retire from the said firm and join another firm, such other firm shall also be ineligible to be appointed as an auditor for a period of 5 years. तो ये हमारे पास प्रोविजन थे इन रिलेशन टू रोटेशन। सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 जिसके साथ हमने रूल नंबर 5 को डिस्कस किया, सेक्शन 139 सबसेक्शन 3, सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 जिसके साथ हमने रूल नंबर 6 फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 को कवर अप किया। तो जब हम इन सेक्शंस को कर लेते हैं, वापस से एक बार इन सेक्शन को देख लो, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 2 के साथ रूल 5 हो गया और 4 के साथ रूल नंबर 6 हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शन 139 सबसेक्शन 8, 9, 10, 11। 139 सबसेक्शन 8 ये किस चीज का है? कैजुअल वैकेंसी का। यदि एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी के अंदर कोई कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होती है, तो उस कैजुअल वैकेंसी को विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिल करेंगे। लेकिन यदि वो कैजुअल वैकेंसी दैट वाज अराइज ड्यू टू द रेजिग्नेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑडिटर, उसको फिल तो बीओडी ने कर दिया विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, बट such appointment shall need to be approved in general meeting that is to be convened within 3 months of the recommendations of BOD। तो रेजिग्नेशन के केस में वैकेंसी को फिल तो बीओडी ने किया, लेकिन अप्रूवल लेनी पड़ेगी विद इन 3 मंथ फ्रॉम द मेंबर थ्रू द मेंबर्स इन द जनरल मीटिंग। नाउ लेकिन यदि ये कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई है कहां? इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। तो इफ कैजुअल वैकेंसी अराइज इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, तो ये कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करेगा? सीएजी करेगा विद इन 30 डेज, बट यदि सीएजी नहीं करता है, इट विल बी फिल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज। तो ये प्रोविजन थे सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 के एज टू फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। 139 सबसेक्शन 9 रीअपॉइंटमेंट। यदि एक ऑडिटर उसका टेन्योर पूरा हो रहा है और वो एलिजिबल है टू बी अपॉइंटेड एज द ऑडिटर, वो सेक्शन 141 के अंदर एलिजिबल है, वो विलिंग है, वो कंटिन्यू करना चाहता है, और कंपनी भी कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं कर रही कि उसको हटाकर उसकी जगह पर किसी और को अपॉइंट किया जाए, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो रिटायरिंग ऑडिटर है दैट मे बी रीअपॉइंटेड फॉर अनदर टेन्योर, प्रोवाइडेड कूलिंग पीरियड ना आ रहा हो, 141 के अंदर वो एलिजिबल हो, वो विलिंग भी हो कंटिन्यू करने में, और कंपनी ने कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं किया है एज टू नॉट टू रीअपॉइंट दिस ऑडिटर और टू अपॉइंट समवन एल्स एज ऑडिटर। तो यदि ये कंडीशंस पूरी होती हैं, देन इन दैट सिचुएशन जो रिटायरिंग ऑडिटर है उसको रीअपॉइंट किया जा सकता है फॉर अनदर टेन्योर। तो एज पर सेक्शन 139 subsection 9, a retiring auditor may be reappointed at the AGM if he is not disqualified under law, not unwilling to continue, that means he is willing to continue, and no special resolution has been passed to appoint someone else as auditor, or providing expressly that a retiring auditor shall not be reappointed। तो यदि ये कंडीशंस पूरी हो जाती हैं, नंबर 1 वो विलिंग है, नंबर 2 वो एलिजिबल है, नंबर 3 कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, then retiring auditor may be reappointed as the auditor for another tenure। section 139 subsection 10, यदि AGM के अंदर किसी ऑडिटर को अपॉइंट नहीं किया या पुराने ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं किया, आपने कोई रेजोल्यूशन पास नहीं करा पाए आप एनुअल जनरल मीटिंग में एज टू अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ एनी ऑडिटर, देन लॉ ने कहा ऑडिटर का ऑफिस खाली नहीं रहेगा, जो भी कंपनी में एग्जिस्टिंग ऑडिटर है वो कंटिन्यू करेगा, एग्जिस्टिंग ऑडिटर विल कंटिन्यू। फिर सेक्शन 139 सबसेक्शन 11 आ जाता है जो कहता है इन केस company is required to have an audit committee under the provisions of section 177, then all the
Appointments of auditor, including the filling of casual vacancy, shall be made after considering the recommendations of audit committee. ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशंस को कंसीडर करने के बाद ही कोई भी अपॉइंटमेंट की जा सकती है। तो ये हमारे प्रोविजंस थे एज टू सेक्शन 139। चलिए अब इसके साथ यदि हम देखें तो 139 8 9 10 11 तो हमारा पूरा का पूरा सेक्शन 139 कंप्लीट हो चुका है अलॉन्ग विद रूल नंबर 3 4 5 एंड 6। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन, और नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 140 दैट इज ऑन रिमूवल रेजिग्नेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल नोटिस। सेक्शन 140 सबसेक्शन 1, क्या ऑडिटर को उसका टेन्योर पूरा होने से पहले रिमूव किया जा सकता है? यस, बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन and with the previous approval of central government, existing auditor can be removed from office before completion of tenure. However, before taking any action under this section, concerned auditor shall be given an opportunity of being here. Now, section 140 subsection 1 के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल है उसके लिए मैनर बताया गया है रूल नंबर 7 में। रूल नंबर 7 क्या कहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को आपने अप्लाई करना है विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग द बोर्ड रेजोल्यूशन इन द एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन जाएगी फॉर्म नंबर ADT 2 के अंदर जाएगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल आने के 60 डेज के अंदर अंदर कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कन्वीन अ जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर फॉर द पर्पसेस ऑफ पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। तो पहला काम क्या हो गया? आप एक जिस पर्सन को एज ए ऑडिटर आप हटाना चाहते हैं उस पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी दो, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लो एंड देन कंपनी की जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप ऑडिटर को हटा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं रेजिग्नेशन। क्या ऑडिटर अपना टेन्योर पूरा होने से पहले रिजाइन कर सकता है? बिल्कुल। ऑडिटर यदि रिजाइन करता है तो विद इन 30 डेज ऑफ रेजिग्नेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के अंदर कंपनी को ROC को अपना रेजिग्नेशन देगा इंडिकेटिंग द रीजंस एंड अदर फैक्ट रिलेटिंग टू रेजिग्नेशन। और फॉर्म नंबर कौन सा है? रूल 8 प्रिस्क्राइब करता है कि जो स्टेटमेंट ऑफ रेजिग्नेशन विद द ROC फाइल होगी दैट शुड बी इन फॉर्म नंबर ADT 3। सेक्शन 140 सबसेक्शन 3 कहता है कि यदि स्टेटमेंट ऑफ रेजिग्नेशन इज नॉट बीइंग फाइल्ड विद द ROC, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू पे अ पेनल्टी। और पेनल्टी के प्रोविजन क्या है? 50,000 रुपए मिनिमम पेनल्टी है बट इट कैन नॉट एक्सीड ऑडिट फीस। तो ऑडिट फीस और 50,000 विच एवर इज लोअर इज द मिनिमम पेनल्टी प्लस एडिशनल पेनल्टी ऑफ ₹500 पर डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यू। और मिनिमम पेनल्टी प्लस एडिशनल पेनल्टी दोनों मिलाकर मैक्सिमम 2 लाख रुपए हो सकती है, इससे ऊपर नहीं हो सकती। सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 स्पेशल नोटिस। कंपनी यदि चाहती है कि ऑडिटर का टेन्योर पूरा हो चुका है और वो एलिजिबल है दूसरे टेन्योर के लिए, लेकिन कंपनी उसको दूसरा टेन्योर देना चाह रही है बट कंपनी के मेंबर्स चाहते हैं कोई दूसरा टेन्योर ना दिया जाए, कंपनी के मेंबर आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्किंग ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑडिटर, कंपनी क्या करती है? कंपनी तो AGM का नोटिस दे देती है और उस AGM के नोटिस में कह देती है कि एग्जिस्टिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट कर देंगे हम AGM में। लेकिन फिर कंपनी के मेंबर्स को ऑब्जेक्शन है और वो कंपनी के मेंबर एक स्पेशल नोटिस भेजते हैं कंपनी को 14 डेज बिफोर द डेट ऑफ द AGM कि एग्जिस्टिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं करना या इसकी जगह पर XYZ को अपॉइंट करना है। तो यदि AGM से 14 डेज बिफोर स्पेशल नोटिस रिसीव्ड हो गया in a relation to matter that retiring auditor shall not be reappointed or someone else is to be appointed as the auditor for another tenure. In that case, ऐसा नोटिस आते ही कंपनी इस नोटिस की एक कॉपी देगी कंसर्न ऑडिटर को, और कंसर्न ऑडिटर का राइट होगा रिप्रेजेंटेशन का। वो चाहे तो अपनी एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रीजनेबल लेंथ कंपनी को दे सकता है और कंपनी को कहेगा कि इस रिप्रेजेंटेशन को फॉरवर्ड कर दिया जाए टू द मेंबर्स
along with the copy of special notice. तो कंपनी जब ये जो स्पेशल नोटिस एक मेंबर की तरफ से आया था 14 डेज बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग, तो 7 डेज बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग इस नोटिस की कॉपी सब मेंबर्स को भेजती है। तो यदि रिप्रेजेंटेशन आ चुकी है तो इसी नोटिस में इस रिप्रेजेंटेशन का जिक्र कर देती है और रिप्रेजेंटेशन की कॉपी साथ में लगा देती है। बट इन केस रिप्रेजेंटेशन इज रिसीव्ड टू लेट दैट इट कांट बी सेंट, इन दैट केस ऑडिटर may request the company to read the representation in the general meeting. तो ये प्रोविजन है हमारे सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 के अंदर। स्पेशल नोटिस shall be required to pass the special resolution in the annual general meeting to provide that a retiring auditor shall not be reappointed or to reappoint or to appoint any person other than the retiring auditor. Company is required to send the copy of notice immediately to the concerned auditor. Concerned auditor has a right of representation of reasonable length. Copy of notice and the representation need to be sent to every person to whom the notice of AGM is given. Auditor may also demand for reading the representation in the meeting if the representation cannot be sent to the member. But यदि रिप्रेजेंटेशन के अंदर ऑडिटर ने कोई डेफेमेटरी लैंग्वेज यूज की है या कोई भी ऐसा मैटर यूज किया है जो लगता है कि ऑडिटर अपने इस राइट को यूज कर रहा है जस्ट टू सिक्योर नीडलेस पब्लिसिटी, एन एप्लीकेशन में बी गिवन टू द ट्राइब्यूनल एंड ट्राइब्यूनल में पास द ऑर्डर दैट रिप्रेजेंटेशन नीड नॉट बी सेंट और रिप्रेजेंटेशन नीड नॉट बी रीड आउट इन द मीटिंग. Representation need not be sent or read out at the meeting if on the application of company or other person tribunal pass such order. तो ये प्रोविजन थे हमारे सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 के. अब आता है सेक्शन 140 सबसेक्शन 5, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. क्या एक ऑडिटर को टेन्योर पूरा होने से पहले ट्राइब्यूनल के थ्रू हटाया जा सकता है? ट्राइब्यूनल उसको हटा सकता है. जी हां. Tribunal may by order direct the company to change its auditor either suo motu. अपने आप ट्राइब्यूनल ऐसे ऑर्डर कंपनी को दे सकता है, और on an application made to it by the CG or by any person concerned. कब? यदि ट्राइब्यूनल is satisfied that auditor has acted in a fraudulent manner or colluded in any fraud. तो ट्राइब्यूनल क्या कर सकता है? वो कंपनी को डायरेक्शंस देगा फॉर चेंज ऑफ द ऑडिटर. नाउ यदि ये एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आई एंड ट्राइब्यूनल इज सेटिस्फाइड दैट द चेंज ऑफ द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड विदिन 15 days ऑफ द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन, ट्राइब्यूनल विल पास एन ऑर्डर दैट ही मींस एग्जिस्टिंग ऑडिटर. ही वर्ड जो यूज किया गया है लॉ में, दैट इज फॉर द एग्जिस्टिंग ऑडिटर, shall not function as auditor, and in this case central government may appoint another auditor in place of the existing auditor. और एक बहुत stringent provision, कोई भी ऑडिटर जिसके अगेंस्ट सेक्शन 140 सबसेक्शन 5 में ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर पास कर दिया, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ एनी कंपनी for a period of 5 years from the date of passing of the order and is also liable to be punished under section 447 of fraud. तो ये हमारे सेक्शन 140 के अंदर 5 सबसेक्शंस थे. सेक्शन 140 सबसेक्शन 1, रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ टेन्योर, रूल नंबर 7 के साथ. रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर सेक्शन 140 सबसेक्शन 2, फॉर्म नंबर ADT 3, रूल 8 में लिखा गया है. सेक्शन 140 सबसेक्शन 3, दैट इज पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 140 सबसेक्शन 2. सेक्शन 140 सबसेक्शन 4, रिमूवल ऑफ ऑडिटर ऑन एक्सपायरी ऑफ टेन्योर. सेक्शन 140 सबसेक्शन 5, डायरेक्शंस फॉर चेंज ऑफ ऑडिटर. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक रूल 9 होता था जो आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करता, दैट हैज बीन ओमिटेड. तो ये था हमारा सेक्शन 140. तो अब इसके बाद 139 अपॉइंटमेंट का हो गया, 140 रिमूवल एंड रेजिग्नेशन एंड चेंज का हो गया. अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन एंड दैट इज सेक्शन
141 about the eligibility, qualification and disqualifications of the auditor. Section 141. सेक्शन 141 के अंदर सबसेक्शन 1 एंड 2 एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि कौन से पर्सन एलिजिबल है टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर, और यदि एक फर्म या एलएलपी अपॉइंट होती है तो फर्म या एलएलपी के बिहाफ पर कौन सा पर्सन एक्ट कर सकता है। और सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 बहुत सारी डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेगा। सेक्शन 141 सबसेक्शन 4 बात करता है एज टू सब्सिक्वेंट डिस्क्वालिफिकेशंस के। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्शन 141 सबसेक्शन 1। ये क्या कहता है? अ पर्सन shall be eligible for appointment as an auditor only if he is a CA। तो पर्सन का ऑडिटर बनने के लिए सीए होना जरूरी है। एंड इन केस अ फर्म इज अपॉइंटेड एज द ऑडिटर, तो फर्म जिसके मेजॉरिटी पार्टनर इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं, तो वो फर्म एज ए फर्म ऑडिटर अपॉइंट हो सकती है। मींस ऑडिटर कौन होगा? फर्म ही वो ऑडिटर बन जाएगी। एंड इन केस ऑफ फर्म या एलएलपी, फर्म में तो एलएलपी में तो बड़े सारे पार्टनर हैं, मेजॉरिटी पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बट हो सकता है कुछ पार्टनर कंपनी सेक्रेटरी हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, एडवोकेट हो। ऑडिटर कौन है? फर्म है। तो फर्म के बिहाफ पर कौन सा पर्सन ऑडिट करेगा? In case of a firm including LLP, if appointed as the auditor, only the partner who are chartered accountant shall be authorized to act and sign on behalf of the firm। तो फर्म के बिहाफ पर only chartered accountant are eligible to act and sign। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 141 सबसेक्शन 3, कौन से पर्सन डिस्क्वालिफाइड है टू बी अपॉइंटेड एज द ऑडिटर? नंबर 1, बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी, कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉय, कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉय का पार्टनर या एम्प्लॉय, एनी पर्सन जो खुद या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर कंपनी में, कंपनी की होल्डिंग में, सब्सिडियरी में, एसोसिएट में या अनदर सब्सिडियरी ऑफ सेम कंपनी में कोई सिक्योरिटी होल्ड करता हो या किसी तरह का इंटरेस्ट हो, इंडेटेडनेस हो 5 लाख से ज्यादा की, या किसी थर्ड पर्सन के लोन के लिए 1 लाख रुपए से ऊपर की गारंटी दे रखी है, तो ये सारे पर्सन भी डिस्क्वालिफाइड हो गए। तो ये पर्सन जिसने खुद या उसका रिश्तेदार या उसका पार्टनर होल्ड एनी सिक्योरिटी, इंडेटेडनेस और गारंटी, डिस्क्वालिफाइड। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे नहीं सर एक एक्सेप्शन होती थी। जी हां एक्सेप्शन होती थी, ये स्टार लगा हुआ है ना। इन केस ऑफ ए रिलेटिव, यदि रिलेटिव कंपनी में सिक्योरिटी होल्ड करता है ऑफ फेस वैल्यू अप टू ₹1 लाख, तो डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं होगी। नो डिस्क्वालिफिकेशन इफ रिलेटिव होल्ड एनी सिक्योरिटी इन द कंपनी ऑफ फेस वैल्यू अप टू ₹1 लाख। आगे बढ़ते हैं। एनी पर्सन जो खुद या कोई फर्म जिसमें वो पार्टनर है, या फर्म जो एज ए ऑडिटर बनना चाह रही है, तो यदि कोई पर्सन या कोई फर्म जिसकी बिजनेस रिलेशनशिप है विद द कंपनी, सब्सिडियरी, होल्डिंग, एसोसिएट, सब्सिडियरी ऑफ अनदर होल्डिंग और एसोसिएट, तो वो पर्सन भी और फर्म भी डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी यदि उनकी बिजनेस रिलेशनशिप है। एक पर्सन जिसका रिलेटिव कंपनी में डायरेक्टर है या कंपनी की एम्प्लॉयमेंट में है एज ए डायरेक्टर, इसका मतलब कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर है, या कंपनी का की मैनेजरियल पर्सनल है, वो भी डिस्क्वालिफाइड। पर्सन जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, डिस्क्वालिफाइड। या एक पर्सन
जिसके पास ऑलरेडी 20 कंपनीज की ऑडिट है अदर देन 1%, डोरमेंट, स्मॉल कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़, इन चार को छोड़कर। तो यदि 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी या प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल लेस देन 100 करोड़, इन चार कंपनीज की ऑडिट को छोड़कर रिमेनिंग नंबर ऑफ ऑडिट यदि ऑलरेडी आपके पास 20 है, देन you are not eligible to be appointed as auditor in any other company. A person जिसको कन्विक्ट किया है by any court of an offense involving fraud और अभी उस कन्विक्शन के 10 साल अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, या any person who directly or indirectly renders any service referred to in section 144. सेक्शन 144 के अंदर पूरी एक कंप्लीट लिस्ट दी गई है प्रोहिबिटेड सर्विसेज की, कि यदि एक पर्सन किसी कंपनी में 144 के अंदर बताई गई सर्विसेज रेंडर कर रहा है तो वो उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। यदि ऑलरेडी आप उस कंपनी के ऑडिटर हैं तो आप उस कंपनी में, उस कंपनी की होल्डिंग में, उसकी सब्सिडियरी में 144 की बताई गई सर्विसेज नहीं दे सकते। करा दूं वो सर्विसेज भी साथ साथ। सेक्शन 144, ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज। ऑडिटर सिर्फ वही सर्विसेज कंपनी को दे सकता है जो कंपनी के बोर्ड ने या ऑडिट कमेटी ने अप्रूव की है। देयर आर सर्टेन सर्विसेज दैट कैन नॉट बी रेंडर्ड बाय द ऑडिटर टू कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कौन सी हैं वो सर्विसेज? अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, internal audit, design and implementation of financial information system, actuarial service, investment advisory, investment banking, outsourced financial services, management services और any other as prescribed by the central government। बट अभी तक कोई प्रिस्क्राइब नहीं है एज सच। तो यदि एक पर्सन सेक्शन 144 की ये सर्विसेज दे रहा है, ऑडिटर नहीं बन सकता। ऑडिटर है तो वो ये सर्विसेज नहीं दे सकता। तो ये थी सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन। कौन कौन सी? बॉडी कॉर्पोरेट, ऑफिसर और एम्प्लॉय, एनी पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय, अ पर्सन हु हिमसेल्फ और हिज रिलेटिव और पार्टनर is holding any security or indebted to company for an amount exceeding 5 lakh or given guarantee for an amount exceeding 1 lakh in company holding subsidiary, associate, another subsidiary of same holding, disqualified. However, if relative is holding the security in the company for an amount not exceeding face value 1 lakh, it's okay. यदि अपॉइंटमेंट के बाद रिलेटिव की सिक्योरिटी की वैल्यू 1 लाख फेस वैल्यू से ज्यादा हो जाती है, देन 60 डेज का टाइम पीरियड दिया गया है। विद इन 60 डेज ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू टेक द करेक्टिव एक्शन, अदरवाइज ही नीड्स टू वैकेट द ऑफिस। फिर फिफ्थ पॉइंट, कोई भी पर्सन या फर्म जिसका बिजनेस रिलेशनशिप है विद द कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी, एसोसिएट, अनदर सब्सिडियरी ऑफ होल्डिंग या एसोसिएट। एनी पर्सन जिसका रिलेटिव कंपनी में डायरेक्टर है या इन द एम्प्लॉयमेंट में है एज ए डायरेक्टर और केएमपी, या पर्सन खुद फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, या फ्रॉड का गिल्टी है, कन्विक्ट किया है फ्रॉड ने और अभी 10 साल खत्म नहीं हुए, या फिर 144 की सर्विसेज दे रहा है कंपनी को, होल्डिंग को या सब्सिडियरी को। नाउ अब इसमें एक पॉइंट मैंने स्किप किया, सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज जी का सेकंड पॉइंट, यदि एक पर्सन ऑलरेडी ऑडिटर है, 20 कंपनीज एक्सक्लूडिंग ओपीसी, स्मॉल, डोरमेंट, प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल लेस देन 100 करोड़, तो 20 कंपनी से ज्यादा ऑडिट नहीं ले सकता। लेकिन इसी के ऊपर आईसीएआई ने नोटिफिकेशन इशू कर रखी है थ्रू द काउंसिल जनरल गाइडलाइंस। वो कहते हैं प्राइवेट कंपनीज को मिला लो तब टोटल मैक्सिमम कितनी कर पाओगे? 30 कर पाओगे। प्राइवेट कंपनी पेड अप कैपिटल लेस देन 100 करोड़ 20,
प्राइवेट कंपनी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से लेस है, उसको भी मिला लो, देन मैक्सिमम 30। एक्सेप्शन क्या है? ओपीसी एंड डॉर्मेंट को छोड़ दो, ओपीसी एंड डॉर्मेंट को छोड़कर मैक्सिमम कितनी कर सकते हो? 30। तो यदि ओपीसी की बात करें, जितनी मर्जी करिए, कोई लिमिट नहीं है। डॉर्मेंट की बात करिए, कोई लिमिट नहीं है। अब बच गई अदर कंपनीज। अदर कंपनीज मैक्सिमम आप कितनी कर सकते हो? 30। लेकिन इस 30 में भी आपको ध्यान रखना है कि कंपनीज अदर देन स्मॉल एंड प्राइवेट कंपनी जिनकी पेड अप कैपिटल लेस देन 100 करोड़ है, ऐसी कंपनीज को यदि छोड़ दें, स्मॉल एंड प्राइवेट अदर पेड अप कैपिटल लेस देन 100 करोड़, मैक्सिमम 20 हो सकती है। क्यों? ये कंपनी लॉ की लिमिट आ गई, राइट। नाउ अब बात कर लेते हैं सेक्शन 141 सबसेक्शन 4 की। ये कहता है कि इफ एट द टाइम व्हेन द ऑडिटर वाज अपॉइंटेड he is not attracted by any of the disqualification, but at a later stage any disqualification arises, then he needs to vacate the office। तो यदि अपॉइंटमेंट के बाद किसी तरह की डिस्क्वालिफिकेशन आती है तो ऑडिटर को ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा, एंड सच वैकेंसी शैल बी ट्रीटेड एज द कैजुअल वैकेंसी। इफ आफ्टर अपॉइंटमेंट an auditor incur any disqualification mentioned in section 141 subsection 3, auditor shall vacate the office and such vacation shall be treated as the casual vacancy। तो ये था हमारा सेक्शन 141 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, ये हमने कवर अप कर लिए। और इसके साथ साथ रूल 10 की लिमिट्स 1 लाख, 5 लाख, 1 लाख, सिक्योरिटी रिलेटिव के केस में 1 लाख, इंडेटेडनेस सबके केस में 5 लाख, गारंटी सबके केस में 1 लाख, वो सब कहां लिखी गई है? रूल नंबर 10 के अंदर लिखी गई है। तो इसके साथ हमारा सेक्शन 141 भी हो गया और 144 भी हो गया। तो इस सेशन को मैं यहीं पर स्टॉप करूंगा। अब आपको जो काम करना है, इन चारों सेक्शंस के, 4 सेक्शन कौन से? 139, 140, 141 एंड 144 रिवीजन मैंने करा दी। अब आपका एक और काम बनता है कि इन चारों सेक्शंस के जो क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन बैंक के अंदर मिले हैं, उन क्वेश्चंस की एक बार क्विक प्रैक्टिस भी कर लेना। क्विक रिवीजन मैंने करा दी, क्विक प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चन इन चारों सेक्शंस के ऊपर। आपके क्वेश्चन बैंक्स में सारे के सारे क्वेश्चन सिक्वेंशियली अरेंज्ड हैं, तो वहीं पर सेक्शन 139, 140, 141 एंड 144 के क्वेश्चंस को एक क्विक प्रैक्टिस उनको भी कर लीजिएगा। तो मैं कहूंगा आपकी एक रिवीजन पूरी कंप्लीट हो गई, क्योंकि बिना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के मुझे ऐसा लगता है शायद रिवीजन अधूरी होगी आपकी, राइट। कॉन्सेप्ट मैंने करा दिए, क्वेश्चंस आप करेंगे और हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में जल्दी ही, जिसमें हम सेक्शन 142, 143, 145, 146, 147, 148 रिमेनिंग सेक्शंस जो हमारे बचे हुए हैं उनको कवर अप करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय। Welcome back to our revision session for CA Inter Company Audit, applicable for law as well as audit paper. लास्ट सेशन में हमने बात की थी सेक्शन 139, सेक्शन 140, 141 एंड 144 की। तो आज हमें डिस्कशन करनी है सेक्शन 142, 143, 145, 146, 147 एंड 148। तो जितने रिमेनिंग सेक्शंस अब हमारे बचे हुए हैं इस चैप्टर के अंदर, वो आज हम कवर अप करेंगे। और इसके साथ ही जो कॉमन पोर्शन है लॉ एंड ऑडिट के पेपर का, वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो टॉपिक्स बचेंगे, ज्वाइंट ऑडिट का, ब्रांच ऑडिट का एंड कारो 2020,
वो हम ऑडिट के लिए, सिर्फ ऑडिट के पेपर के लिए नेक्स्ट सेशन में कवर अप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 142 से शुरू करने हैं, बट पहले मैं आपके साथ बात करने वाला हूं 143, या चलो पहले 142 करा देता हूं। सेक्शन 142, सेक्शन 142 हमें प्रोविजन देता है एज टू द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। अब जल्दी से सोचिए, ऑडिटर का रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करता है? याद आ जाएगा, ऑडिटर का रेम्यूनरेशन, चाहे ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी का हो, नॉन गवर्नमेंट कंपनी का हो, चाहे वो फर्स्ट ऑडिटर हो, चाहे वो सब्सिक्वेंट ऑडिटर हो, सबके लिए यूनिफॉर्म प्रोविजन है। क्या? रेम्यूनरेशन शैल बी फिक्स्ड इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी और इन अ मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द जनरल मीटिंग। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, फर्स्ट ऑडिटर के केस में यदि फर्स्ट ऑडिटर बीओडी ने अपॉइंट किया हो, देन बोर्ड में आल्सो हैज द पावर टू फिक्स द रेम्यूनरेशन। कंपनी करना चाहे कंपनी कर सकती है, बोर्ड करना चाहे तो बोर्ड भी कर सकता है। तो कौन सा पर्सन ऑडिटर के रेम्यूनरेशन को फिक्स करेगा? रेम्यूनरेशन शैल बी फिक्स्ड इन द जनरल मीटिंग or in a manner as determined in the general meeting, or remuneration may be fixed by board of director in case of first auditor if appointed by the BOD, as the word may is used, so in that case also remuneration may be fixed by the general meeting. Now remuneration में क्या include होगा? Remuneration shall include all the expenses that are incurred in connection with the audit or any facility extended to auditor. क्या include नहीं होगा? Any fee that is paid to the auditor for services other than the audit if permitted under the law. Does not include remuneration paid for any other service. तो ये हमारे प्रोविजंस थे एज पर सेक्शन 142 रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। चलिए अब आ जाते हैं वापस सेक्शन 143 के ऊपर। सेक्शन 143 के अंदर ऑडिटर के राइट्स हैं, पावर्स हैं, ड्यूटीज हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑडिटर के राइट्स की। ऑडिटर के कुछ राइट सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 ने दिए हैं और कुछ उसके कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स हैं। बात करते हैं पहले राइट की, दैट इज राइट ऑफ एक्सेस। एवरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी, उसके पास एक्सेस का राइट है। क्या एक्सेस करने का? कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट एंड वाउचर एट ऑल टाइम्स, वेदर ये जो बुक्स हैं, वेदर दे आर केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी और एट एनी अदर प्लेस। तो बुक्स कहीं पर भी मेंटेन है, whether at registered office or at any other place, auditor has a right of access at all times to these books and vouchers. दूसरा राइट, ये भी सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंदर दिया गया है, that is right to obtain information। यदि ऑडिटर को इन रिलेशन टू हिज ऑडिट कंपनी के किसी ऑफिसर या एम्प्लॉय से किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन की requirement है, then he can make a request to that officer or employee to provide that information. Every auditor shall be entitled to require from the officer such information and explanation as considered necessary for the performance of his duties as auditor. Next right, और एक important provision, right of lien. Auditor यदि उसकी ऑडिट फीस उसको नहीं मिलती है, then he can exercise the right of lien over the books and records on which he has performed his audit work. However, as per the decision of Ethical Standard Board, auditor should not exercise right of lien in respect of the books for non-payment of fees. Rather, he should resort to, उसको क्या तरीका अपनाना चाहिए अपनी फीस की कलेक्शन का? यदि क्लाइंट उसकी फीस नहीं दे रहा है, देन ही शुड
फाइल ए केस अगेंस्ट द क्लाइंट। लेकिन क्लाइंट की बुक्स को, रिकॉर्ड्स को उनके ऊपर कब्जा नहीं करना चाहिए, राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। और अदरवाइज प्रैक्टिकली भी राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं हो सकता ड्यू टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 128 बिकॉज बुक्स ऑफ अकाउंट आर टू बी मेंटेन्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस और एट एनी अदर प्लेस एज डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ऑडिटर के ऑफिस में तो वो बुक्स रह ही नहीं सकती। जनरल पॉइंट्स क्या है? ऑडिटर राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है सब्जेक्ट टू कंडीशन। नंबर 1, डॉक्यूमेंट बिलोंग करते हैं उस क्लाइंट को से जिस क्लाइंट ने ऑडिटर का अमाउंट पे करना है, फर्स्ट कंडीशन। एंड डॉक्यूमेंट केम टू द पोजेशन ऑफ द ऑडिटर लॉफुली, दैट मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रेजोल्यूशन पास किया था दैट दीज बुक्स ऑफ अकाउंट शैल बी प्रोवाइडेड टू ऑडिटर एट हिज प्लेस एट हिज ऑफिस फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट फॉर सच पीरियड। एंड जनरली बोर्ड ये रेजोल्यूशन कभी पास नहीं करेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यह कंडीशन फुलफिल होना बड़ा मुश्किल है। डॉक्यूमेंट मस्ट हैव कम टू द पोजेशन ऑफ ऑडिटर ऑन क्लाइंट्स अथॉरिटी। एंड थर्ड कंडीशन, ऑडिटर कैन रिटेन सच डॉक्यूमेंट ओनली व्हेन ही हैज डन वर्क ऑन सच डॉक्यूमेंट्स ऑन विच फीस हैव नॉट बीन पेड। बट इसका यह पॉइंट ध्यान रखिएगा, एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने अपने रीसेंट डिसीजन में कहा है दैट अ सीए कैन नॉट एक्सरसाइज द लियन ओवर द क्लाइंट डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ हिज फीस। नेक्स्ट, राइट ऑफ ऑडिटर ऑफ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर होल्डिंग कंपनी की स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट भी करता है और इसके साथ साथ होल्डिंग कंपनी की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की भी ऑडिट करता है। अब आपको पता होगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना केवल होल्डिंग कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है बल्कि सब्सिडियरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर की भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। तो यदि एक ऑडिटर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन कर रहा है तो ही माइट रिक्वायर एक्सेस टू द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ सब्सिडियरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। तो ये राइट उसको मिलना चाहिए। तो ये राइट सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के प्रोवाइजो के थ्रू उसको मिला है। ऑडिटर ऑफ अ होल्डिंग कंपनी shall have right of access to the record of all its subsidiaries and associate company insofar as it relates to the consolidation of its financial statement with that of its subsidiaries and associates। तो ये हो गए ऑडिटर के राइट। अब आ जाते हैं ऑडिटर की ड्यूटीज पर। बहुत सारी ड्यूटीज हैं। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के साथ। ऑडिटर की ड्यूटी टू इंक्वायर इनटू सर्टेन प्रोप्राइटी मैटर। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करना है, 6 पॉइंट है। ऑडिटर को 6 मैटर के ऊपर इंक्वायरी करनी है और यदि उसकी इंक्वायरी का रिजल्ट दैट इज इन एडवर्स देन ओनली ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन दिस मैटर। बट इफ आफ्टर इंक्वायरी ऑडिटर डज नॉट हैव एनी एडवर्स फाइंडिंग्स then no reporting is required in a relation to these matter। ये मैटर कौन कौन से हैं? नंबर 1, यदि कंपनी ने कोई लोन या एडवांस दिया है अगेंस्ट एनी सिक्योरिटी तो क्या लोन्स एंड एडवांसेस आर प्रॉपरली सिक्योर्ड एंड द टर्म जिन पर यह लोन दिया गया है वेदर दीज टर्म्स आर प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और इट्स मेंबर। नंबर 2, auditor is required to inquire whether any book entry that is being recorded in the books of account are prejudicial to the interest of the company or its member। Third, whether the assets represented by shares, debentures or other securities are being sold by the company at a price lower than its acquisition cost, whether loan and advances are being shown as deposits, whether personal expenses of the directors are charged to revenue account, and where it is stated that shares are being issued for cash, whether the cash has actually been received, and if not, whether the balance sheet shows the correct position as to arrear। तो ये 6 पॉइंट हैं
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकली 4 to 6 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, रिपोर्टिंग ओवर अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिटर की ड्यूटी है कि ऑडिटर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करनी है। तो वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करने के बाद ऑडिटर की क्या ओपिनियन है इन ओवर दीज बुक्स, दैट ओपिनियन इज टू बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू, वेदर द बुक्स ऑफ अकाउंट and financial statements are reflecting true and fair view of state of affairs and financial performance of the company। तो जो मेन ऑडिट रिपोर्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट के ऊपर, वो सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 के थ्रू आती है। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट दैट टू द बेस्ट ऑफ हिज इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन the accounts and financial statements give a true and fair view of the state of the company affairs as at the end of the financial year and profit and loss and cash flow for the year। Now, इसके बाद आ जाती है ऑडिटर की ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन सर्टेन एडिशनल मैटर्स कवर्ड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3। सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में बहुत सारे मैटर हैं जिनके ऊपर ऑडिटर को रिपोर्ट करना होता है। नंबर 1, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट वेदर ही हैज ऑब्टेन ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज एज ऑडिटर। Number 2, whether proper books of account as required by law have been maintained or not. Number 3, in case accounts of the branch are being audited by a person other than company auditor, whether the branch audit report has been received and the manner in which the branch audit report is being dealt by the company auditor, whether the balance sheet and P&L account agree with the books of account, whether the financial statements are in compliance with the accounting standard. In case auditor find any financial transaction or matter that may have any adverse effect on the functioning of the company, auditor is required to state his comment on such financial transaction. Auditor is required to report whether any director is disqualified under section 164 subsection 2। ध्यान है, सेक्शन 164 सबसेक्शन 2, नॉन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स विद द आरओसी ऑफिस फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर, और नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स या मैच्योर्ड डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और मैच्योर्ड डिबेंचर्स, या डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। Any qualification or adverse remarks over the maintenance of the books of accounts, whether internal financial controls with reference to financial statements are in existence and they are operating effectively, and such other matter as prescribed. And for that purpose, rule number 11 prescribes the additional matter। अब कौन से वो एडिशनल मैटर हैं जो रूल नंबर 11 के अंदर प्रिस्क्राइब किए गए हैं? नंबर 1, क्या इंपैक्ट ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन डिस्क्लोज किया गया है? इंपैक्ट ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन ऑन फाइनेंशियल पोजीशन। नंबर 2, क्या प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉसेस ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए गए हैं? नंबर 3, यदि कोई अमाउंट कंपनी को ट्रांसफर करना था टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में, वेदर दैट अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर्ड टाइमली, एंड इन केस ऑफ एनी डिले ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट। नंबर 4, क्या मैनेजमेंट रिप्रेजेंट कर रही है कि कंपनी ने कोई भी फंड लोन नहीं दिया या इन्वेस्ट नहीं किया इन अदर एंटिटी विद एन अंडरस्टैंडिंग कि ये जो अदर एंटिटी है इन फंड को फर्दर लेंड करेगी या इन्वेस्ट करेगी इन एनी अदर एंटिटी जो आइडेंटिफाई की है किसने?
इस कंपनी की मैनेजमेंट ने या इस कंपनी के बिहाफ पर आगे लोन दिया जाएगा ऑन बिहाफ ऑफ सम पर्सन और टू प्रोवाइड एनी गारंटी सिक्योरिटी और लाइफ ऑन बिहाफ ऑफ दिस अल्टीमेट बेनिफिशियरी। दैट मीन्स कि जो कंपनी है, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं सी लिमिटेड नाम की कंपनी की जिसकी मैं ऑडिट कर रहा हूं। सी लिमिटेड की मैनेजमेंट एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देगी कि उनकी नॉलेज में ऐसा कोई भी फंड नहीं है जो कंपनी ने किसी इंटरमीडियरी को दिया है कि आप आगे इस फंड को इन्वेस्ट करिएगा किसी अल्टीमेट बेनिफिशियरी के अल्टीमेट बेनिफिशियरी को दीजिएगा इन द फॉर्म ऑफ लोन और इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, या उसके बिहाफ पर किसी को दीजिएगा, या फिर अल्टीमेट बेनिफिशियरी का कोई लोन है उसकी गारंटी के लिए दीजिएगा। तो मैनेजमेंट ऑफ सी लिमिटेड वो रिटर्न में रिप्रेजेंटेशन देगी दैट हमारी नॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कंपनी का कोई फंड इधर इन द फॉर्म ऑफ लोन या इन्वेस्टमेंट दिया गया है किसी इंटरमीडियरी को विद एन अंडरस्टैंडिंग कि ये जो इंटरमीडियरी है इस फंड को इन द फॉर्म ऑफ लोन या इन्वेस्टमेंट यूटिलाइज करेंगी फॉर द बेनिफिट ऑफ सम अल्टीमेट बेनिफिशियरी जिसको आइडेंटिफाई सी लिमिटेड ने कर रखा है। तो मैनेजमेंट ऐसी रिप्रेजेंटेशन देगी। इसी तरह से मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन देगी कि हमें कोई फंड नहीं मिला है either in the form of any loan or investment from any investing entity with an understanding कि हमें इस फंड को आगे किसी अल्टीमेट बेनिफिशियरी के बेनिफिट के लिए इन द फॉर्म ऑफ लोन और इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करना है। तो जो ऊपर वाला पॉइंट है यहां पर इन्वेस्टिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिटर की रिपोर्टिंग है। इस पॉइंट के अंदर ऑडिटर की रिपोर्टिंग एज ए इंटरमीडियरी एंटिटी के ऑडिटर की फॉर्म में है कि हमें कोई फंड नहीं मिले हैं। मैनेजमेंट लिख कर देगी कि किसी इन्वेस्टिंग एंटिटी से विद एन इंस्ट्रक्शन कि हमें इस फंड को यूटिलाइज करना है फॉर द बेनिफिट ऑफ सम अल्टीमेट बेनिफिशियरी। ऑडिटर रिपोर्ट में लिखेगा दैट जो मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंटेशंस दी हैं दैट डज नॉट कंटेन एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इसके अलावा ऑडिटर की ड्यूटी है टू रिपोर्ट whether the dividend declared or paid during the year is in compliance with section 123। and last one, क्या कंपनी ने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज किया है that has a feature of recording the audit trail facility and that feature has been operated throughout the year for all the transactions recorded in the software। और जो ऑडिट ट्रेल का ये जो फीचर है इसको टेम्पर नहीं किया गया है और रिकॉर्ड को प्रिजर्व किया गया है। तो ये रूल नंबर 11 के ऊपर 8 पॉइंट है जिसके ऊपर एग्जाम में अलग से क्वेश्चन पुट हो सकता है। अच्छा, अब जब सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर ऑडिटर अपनी रिपोर्टिंग कर रहा है तो इस रिपोर्टिंग में उसको कोई नेगेटिव पॉइंट नजर आता है और उसने उस पॉइंट की नेगेटिव रिपोर्टिंग की, तो क्या ऑडिटर को साथ में रीजन भी देने पड़ेंगे कि उसने नेगेटिव क्यों दिया है? यस, फॉर एनी एडवर्स और क्वालिफिकेशन और डिस्क्लेमर ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू स्टेट द रीजंस फॉर एवरी मैटर रिपोर्टेड विद ए क्वालिफिकेशन ऑडिटर शैल स्टेट द रीजंस देयर ऑफ। ये ऑडिटर की ड्यूटीज आ गई सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 एंड 143 सबसेक्शन 4 के अंदर। नाउ अब इसके बाद 5, 6, 7 ये तीनों प्रोविजन गवर्नमेंट ऑडिट के रिलेशन में चलते हैं। सेक्शन 143 सबसेक्शन 5 के अंदर सीएजी की पावर का जिक्र किया गया है दैट सीएजी गवर्नमेंट कंपनीज के ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करता है और उसके बाद सीएजी के पास पावर है टू इशू डायरेक्शंस टू द ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी एंड ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू स्टेट इन देयर ऑडिट रिपोर्ट डायरेक्शंस जो सीएजी के थ्रू मिली, उन डायरेक्शंस के ऊपर क्या एक्शंस लिए गए हैं एंड इनका क्या इंपैक्ट है ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। CAG direct the auditor the manner in which the accounts are to be audited। और कौन से ऑडिटर? ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। ऑडिटर रिपोर्ट shall include
directions issued by CAG, actions taken on such directions, and impact of such directions on the accounts of financial statements. गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको देगा? कंपनी के साथ साथ सीएजी को देगा. एंड इफ सीएजी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द कंटेंट ऑफ दैट ऑडिट रिपोर्ट, सीएजी within 60 days of the receipt of the audit report shall have a right to order the supplementary audit of financial statement by such person as authorized by him, जिसको CAG ने ऑथोराइज किया है. CAG may, if considered necessary by an order, require the test audit of accounts of government companies. सप्लीमेंट्री ऑडिट की एक प्री रिक्विजिट है, उससे पहले ऑडिट हुई हो जिससे सीएजी सेटिस्फाइड नहीं था और फिर सीएजी ने सप्लीमेंट्री ऑडिट का ऑर्डर दिया. टेस्ट ऑडिट के अंदर ऐसा कोई प्री रिक्विजिट नहीं है कि पहले उन अकाउंट्स की ऑडिट हुई हो. सप्लीमेंट्री ऑडिट का ऑर्डर आएगा विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. टेस्ट ऑडिट का ऑर्डर एट एनी टाइम आ सकता है. सप्लीमेंट्री ऑडिट इट इज इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, P&L account, cash flow statement, explanatory notes, whereas test audit is on the books of account, cash book, purchase book, sale book, general ledger, post accounting record. Now अब आ जाता है सेक्शन 143(8). ये है हमारा टॉपिक ब्रांच ऑडिट का. सेक्शन 143(9), every auditor shall comply with auditing standard. 143(10), central government may prescribe the auditing standard in consultation with NAFRA. section 143(11), ऑडिटर की रिपोर्ट में एक और रिपोर्ट ऑन मैटर स्पेसिफाइड अंडर कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2020 भी अटैच होनी चाहिए इन केस ऑफ स्पेसिफाइड कंपनीज. अब इसमें जो ये टॉपिक है ब्रांच ऑडिट का, मैंने ब्रांच ऑडिट, ज्वाइंट ऑडिट अलग से बनाया हुआ है, तो मैं आपको ये ब्रांच ऑडिट का प्रोविजन करा देता हूं. प्रैक्टिकली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑडिट के पेपर के लिए है. लॉ वाले बच्चे इसको करना चाहे कर ले, इग्नोर भी करना चाहे कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है. लेकिन लॉ के बाद ऑडिट का पेपर तो देना ही है, तो कर लो. ब्रांच ऑडिट, ब्रांच ऑफिस क्या होता है? Any establishment which is described by the company as the branch. कौन से पर्सन ब्रांच के अकाउंट्स की, ब्रांच कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाती, ब्रांच अपने अकाउंट्स बनाती है और अकाउंट्स की समरी हेड ऑफिस को भेज देती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेड ऑफिस बनाता है. तो ब्रांच के जो अकाउंट्स है, अकाउंट, ब्रांच की ऑडिट में कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड मत यूज करिएगा. ब्रांच की ऑडिट के अंदर ऑलवेज यूज द वर्ड अकाउंट. ब्रांच के अकाउंट कौन ऑडिट कर सकता है? यदि ये इंडियन ब्रांच है, कंपनी का ऑडिटर भी कर सकता है, या एनी अदर पर्सन क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर अंडर सेक्शन 141. फॉरेन ब्रांच है, कंपनी का ऑडिटर से कर सकता है, एनी अदर पर्सन क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी, उससे भी कराई जा सकती है, या एनी पर्सन क्वालिफाइड अंडर द लॉ ऑफ द कंट्री इन विच दैट ब्रांच इज सिचुएटेड. Any other person qualified for appointment as auditor in accordance with the law of that country. ब्रांच ऑडिटर की ड्यूटी क्या है? To prepare a report on the accounts of the branch. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं, ध्यान रखिएगा. एंड ब्रांच ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको देगा? ऑडिटर को देगा. एंड ऑडिटर शैल डील विद द ऑडिट रिपोर्ट इन द मैनर एज ही कंसीडर फिट. और किस मैनर में कंपनी ऑडिटर ने ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट को डील किया है? तो सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर और कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट करता है क्या ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट उसको मिल गई है, एंड द मैनर ऑफ डीलिंग विद द ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट. कोशिश करा करो जो प्रोविजंस आ रहे हैं उनको इंटरलिंक्ड करने की. तो जैसे हमने 143(8) के अंदर पढ़ा
कि ब्रांच ऑडिटर अपनी रिपोर्ट कंपनी ऑडिटर को देगा एंड देन कंपनी ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 वेदर द ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट हैज बीन रिसीव्ड एंड एट द सेम टाइम ही इज रिक्वायर्ड टू स्टेट द मैनर इन विच द ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट हैज बीन कंसीडर्ड और डील्ड बाय हिम। कंपनी ऑडिटर की क्या ड्यूटीज हैं इन रिलेशन टू ब्रांच? Duties and powers of company auditor with reference to the audit of the branch and the branch auditor shall be the same as contained under subsection 1 to section 4 जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। ब्रांच ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको देगा? कंपनी ऑडिटर को देगा। और जो रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड के प्रोविजन है जो अभी हमने डिस्कस भी करने हैं, जो कंपनी ऑडिटर के ऊपर अप्लाई होते हैं, वही सेम प्रोविजन ब्रांच ऑडिटर के ऊपर भी अप्लाई होंगे इन रिलेशन टू ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच शैल आल्सो एक्सटेंड टू द ब्रांच ऑडिटर। तो ये सारी बातें कहां लिखी गई हैं? रूल नंबर 12 के अंदर लिखी गई है। तो अब तक देखो हमने जिन जिन चीजों को स्टडी किया, हमने सेक्शन 143(1) से लेकर सेक्शन 143 सब सेक्शन 11 तक की डिस्कशन कर ली और इसके बीच में हमारे पास कुछ रूल्स आ गए हैं। तो 142 हो गया, 143 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नौ अब हमें बात करनी है आगे सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 13 14 15 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग रूल रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड की। ये सारे के सारे सबसेक्शन जो बचे हुए हैं और जो रूल है रूल नंबर 13 ये फ्रॉड के ऊपर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड एज पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 fraud involving the prescribed amount if committed by officer or employees of the company should be reported by the auditor to central government in the prescribed manner। अब वो अमाउंट कितना है? वो रूल नंबर 13 ने कहा 1 करोड़ रुपीस या उससे ऊपर का अमाउंट। इंडिविजुअल फ्रॉड, नॉट इन एग्रीगेट, इंडिविजुअल फ्रॉड 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का है, then that fraud is required to be reported to central government, provided fraud is committed over the company by officer or employees of the company। फ्रॉड यदि 1 करोड़ से नीचे का है, that is required to be reported to audit committee or the board of director and details of such fraud need to be disclosed in the director's report, no need of reporting to central government। रूल नंबर 13 ने कहा डिस्क्लोजर में क्या क्या दोगे? नेचर ऑफ फ्रॉड, अप्रोक्सीमेट अमाउंट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड, पार्टीज इन्वॉल्व इफ रेमेडियल एक्शन नॉट टेकन बाय द बोर्ड एंड रेमेडियल एक्शन टेकन इफ देयर इज। तो क्या क्या डिस्क्लोजर देने हैं डायरेक्टर्स को अपनी रिपोर्ट में, वो रूल नंबर 13 ने ही बताई है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करनी है उसका मैनर क्या है। रूल नंबर 13 ने डिटेल्ड मैनर दे रखा है। यदि फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा का है, ऑडिटर पहले इसकी रिपोर्टिंग करेगा टू ऑडिट कमेटी और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज द केस में बी within 2 days of the knowledge of the fraud, और उनसे रिप्लाई एक्सपेक्ट करेगा within 45 days। यदि 45 डेज के अंदर रिप्लाई आ जाता है, देन नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अंदर ऑडिटर को जो उसने इनिशियल रिपोर्टिंग की थी कंपनी को, ऑडिट कमेटी का जो रिप्लाई आया है उस रिपोर्ट के ऊपर, इस रिप्लाई के ऊपर आपके जो कमेंट्स हैं वो सब आप किसको फॉरवर्ड करेंगे? टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में किसको? सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। इफ रिप्लाई रिसीव्ड, फॉरवर्ड द रिपोर्ट, ओरिजिनल रिपोर्ट जो आपने किसको दी? ऑडिट कमेटी को। ऑडिट कमेटी का रिप्लाई, ऑडिट कमेटी के रिप्लाई के ऊपर आपके कमेंट्स, ये तीनों चीजें आप किसको देंगे? सीजी को विद इन 15 डेज। लेकिन यदि रिप्लाई नहीं आता है तो आप अपनी रिपोर्ट सीजी को देंगे
along with a note, रिप्लाई नहीं आया। और सीजी में ये रिपोर्ट किसके पास जाएगी? सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन अ सील्ड कवर by registered post with acknowledgement due or speed post followed by an email in confirmation of the same. रिपोर्ट ऑडिटर के लेटर हेड पर containing the postal address, email address and contact telephone number or mobile number and need to be signed by the auditor along with his seal and shall indicate his membership number. Report shall be in form number ADT4 and fraud reported to audit committee or BOD shall be disclosed in director's report। और डायरेक्टर रिपोर्ट में क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करनी है वो सब बातें यहां पर लिखी गई है। यही प्रोविजन फ्रॉड की रिपोर्टिंग के कोस्ट अकाउंटेंट पर, कंपनी सेक्रेटरी पर भी म्यूटेटिस म्यूटेंडिस अप्लाई होते हैं। और यदि ऑडिटर ने फ्रॉड की रिपोर्टिंग गुड फेथ में की है, इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज ब्रीच ऑफ एनी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। एंड सेक्शन 143 सबसेक्शन 15 कहता है इफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी एज द केस में भी उनकी नॉलेज में कोई फ्रॉड था और उन्होंने इसकी रिपोर्टिंग नहीं की, देन इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनी इनको ऊपर 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी। इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी। तो ये था हमारा सेक्शन 143। तो अब 139 लास्ट लेक्चर में हो गया, 139, 140, 141, 142 आज कर लिया, 143 कर लिया, 144 लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। अब बचे हमारे पास छोटे छोटे कुछ सेक्शन। सेक्शन 145 signing of audit report, it should be in accordance with the provisions of section 141 subsection 2। और जो क्या कहता है कि यदि ऑडिटर एक फर्म या एलएलपी है, then on behalf of the firm or LLP only the chartered accountant is authorized to act and sign on behalf of the firm। section 146 attendance of general meeting, जो नोटिस या कोई भी और कम्युनिकेशन जनरल मीटिंग की मेंबर्स को दी जाती है, सेम नीड्स टू बी फॉरवर्डेड टू ऑडिटर एंड अनलेस एग्जम्पशन इज ग्रांटेड बाय द कंपनी, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू अटेंड द जनरल मीटिंग ईदर हिमसेल्फ और थ्रू द ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। और ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव भी क्वालिफाइड होना जरूरी है। Unless exempted, auditor shall attend either himself or through authorized representative any general meeting। और in general meeting में auditor shall have a right to be heard only those part of business which concerns him as a auditor, not in general, not in general। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 147 की, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। यदि सेक्शन 139 से लेकर 146 की कोई भी कॉन्ट्रावेंशन की जाती है, देन कंपनी इज लाइबल टू पे अ फाइन ऑफ ₹25,000 to 5 लाख एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट इज लाइबल टू फॉर ए फाइन ऑफ ₹10,000 to 1 लाख। ऑडिटर की पेनल्टी, ऑडिटर ने यदि वायोलेशन किया है ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 139, 144 एंड 145, वेरी इंटरेस्टिंगली सेक्शन 143 को स्किप कर दिया गया, करना नहीं चाहिए था बट कर दिया इन्होंने। ऑडिटर के ऊपर फाइन है 25,000 रुपए मिनिमम, मैक्सिमम कितना 5 लाख या ऑडिट फीस का 4 गुना 4 टाइम्स विच एवर इज लोअर। और यदि ऑडिटर ने 139 का, 144 का या 145 का डिफॉल्ट जानबूझकर किया है, देन इंप्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 1 ईयर एंड फाइन मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 25 लाख और 8 टाइम्स द रेम्यूनरेशन विच एवर इज लोअर। और यदि
ऑडिटर सेक्शन 147 सबसेक्शन 2 के अंदर कन्विक्टेड हो गया, उसका डिफॉल्ट पाया गया, देन जो रेमुनरेशन मिला था, नंबर 1 वो रेमुनरेशन रिफंड करना पड़ेगा, एंड नंबर 2 जो भी डैमेजेस हुए हैं किसी भी पर्सन को आपकी गलत रिपोर्टिंग के कारण, देन उसके लिए आपको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। ये प्रोविजंस थे हमारे सेक्शन 139 से लेकर अप टू सेक्शन 147, जिसमें हमने रूल्स को भी डिस्कस कर लिया, रूल नंबर 3 से लेकर अप टू रूल नंबर 30। नो, अब आ जाता है हमारे पास सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014, जिसमें दो प्रोविजन है। नंबर 1, कौन सी कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने हैं एंड हाउ दीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर टू बी ऑडिटेड। कॉस्ट रिकॉर्ड्स, सेक्शन 148 सबसेक्शन 1 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कंपनीज दैट इज एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड गुड्स और रेंडरिंग द प्रिस्क्राइब्ड सर्विसेज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उन कंपनीज के केस में जो प्रिस्क्राइब्ड गुड्स या प्रिस्क्राइब्ड सर्विसेज रेंडर करती हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं दैट दीज कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू include the particulars relating to material, labor and other items of cost in their books of account. Now a question arises, कौन सी कंपनीज हैं जिनको ये रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे? कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज engaged in production of goods or providing the services as specified, रेगुलेटेड सेक्टर को बिलोंग करती हैं तो 6 हैं। टेलीकॉम, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, शुगर, ड्रग, फार्मा, फर्टिलाइजर। नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में अराउंड 33-34 के अराउंड इंडस्ट्रीज है। कुछ एग्जांपल है आयरन, स्टील, रबर, सीमेंट एटसेट्रा। जहां तक रिकॉर्ड्स को बनाने की बात है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं। यदि कंपनी की टर्नओवर इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ऑल मींस ऑल, चाहे वो इस लिस्ट में है या नहीं, चाहे वो इस लिस्ट में है या नहीं, 35 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की या 35 करोड़ है, आपको रिकॉर्ड बनाने हैं। रिकॉर्ड किसके बनाने हैं? सभी के? ना ना ना, रिकॉर्ड बनाओगे इनके, ये ध्यान रखिएगा। 35 करोड़ में सारे आ जाते हैं, रेगुलेटेड भी आ जाएगा, नॉन रेगुलेटेड भी आ जाएगा एंड अदर भी आ जाएगा। रेगुलेटेड सेक्टर जो प्रिस्क्राइब्ड है, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर जो प्रिस्क्राइब्ड है, अदर नॉन प्रिस्क्राइब्ड, सब आ जाएंगे। यदि सबकी टर्नओवर इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की 35 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा है तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने हैं। कॉस्ट रिकॉर्ड बनाओगे किसके? जिन रेगुलेटेड सेक्टर को नोटिफाई किया गया है और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर को नोटिफाई किया गया है। लेकिन एग्जम्पशन है, अच्छा वो तो एग्जम्पशन ऑडिट के अंदर आएगी। रूल 5 कहता है कि जो ये रिकॉर्ड है ये फॉर्म नंबर CRA 1 में बनाए जाएंगे, CRA 1 के अंदर। एज सच डिटेल में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है कॉस्ट रिकॉर्ड्स की। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑडिट की। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है फॉर ऑडिट ऑफ द रिकॉर्ड्स दैट इज मेंटेन्ड अंडर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 148 सबसेक्शन 1 इन अ मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर रूल नंबर 4 के अंदर प्रिस्क्राइब किया कौन सी कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड्स की ऑडिट करवानी है। कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड यदि एनुअल टर्नओवर फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। अब अगेन ध्यान रखिएगा, यहां पर ऑल का मतलब
रेगुलेटेड, नॉन रेगुलेटेड प्लस अदर सभी कवर होते हैं। यदि ये टर्नओवर इन द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 50 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है एंड एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विसेज 25 करोड़ से ज्यादा है, आपको रेगुलेटेड सेक्टर के रिकॉर्ड्स की ऑडिट करवानी है। ये 50 करोड़ की लिमिट किसकी है? रेगुलेटेड प्लस नॉन रेगुलेटेड प्लस अदर। और ये 25 करोड़ की लिमिट किसकी है? रेगुलेटेड प्लस नॉन रेगुलेटेड की, जिनके लिए रिकॉर्ड बना रहे हो, जिनके लिए रिकॉर्ड बना रहे हो। ऑडिट किसकी कराओगे? सिर्फ और सिर्फ रेगुलेटेड सेक्टर की। अब आपको ये प्रोविजन लगेगा अजीब, आप कहोगे सर लॉ में तो ऐसा नहीं लिखा। बिल्कुल लॉ में ऐसा नहीं लिखा, बट इसकी जो डिटेल है वो कहां मिलती है? कोस्ट अकाउंटिंग का जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उन्होंने जो एक एफएक्यू इशू किया हुआ है कोस्ट ऑडिट के ऊपर, उसके अंदर डिटेल्ड एग्जाम्पल के साथ उन्होंने ऐसे एग्जाम्पल दे रखे हैं कि आप ये जो 50 करोड़ है ये किसके लिए लोगे? रेगुलेटेड प्लस नॉन रेगुलेटेड प्लस अदर। और जो ये 25 करोड़ है जिसके रिकॉर्ड बनाते हो, रिकॉर्ड किसके बनाते हो? रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड के। यदि ये दोनों कंडीशन पूरी होती हैं तो आप ऑडिट करवाओगे किसकी? रेगुलेटेड के रिकॉर्ड्स की। बट यदि रेगुलेटेड प्लस नॉन रेगुलेटेड प्लस अदर तीनों का पिछले साल का इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा की है एंड रेगुलेटेड प्लस नॉन रेगुलेटेड जिसके रिकॉर्ड बना रहे हो उसका टोटल 35 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का है, तो आपको नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के रिकॉर्ड्स की ऑडिट करानी है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट रेगुलर क्लास के नोट्स देखिएगा, उसमें काफी सारे एग्जांपल्स के साथ मैंने इन चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है। नोट्स से ही आइडिया लग जाएगा आपको। चलिए, अच्छा एक एग्जम्पशन भी है। यदि कंपनी का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट इन फॉरेन एक्सचेंज कंपनी के टोटल रेवेन्यू के 75% से ज्यादा है, या फिर कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन से ऑपरेट कर रही है, या कंपनी एंगेज्ड है इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कैप्टिव कंजप्शन, देन देयर इज एन एग्जम्पशन फ्रॉम कोस्ट रिकॉर्ड्स ऑडिट। ऑडिट से एग्जम्पशन मिल जाएगी। रिक्वायरमेंट ऑफ कोस्ट ऑडिट शैल नॉट अप्लाई टू अ कंपनी। नाउ अब इसके बाद है छोटे छोटे से कुछ प्रोविजन। कोस्ट ऑडिटर, कोस्ट ऑडिट करेगा कौन? कोस्ट अकाउंटेंट। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? बीओडी करेगा। जो कंपनी का ऑडिटर है क्या वो भी कोस्ट ऑडिट कर सकता है? मान लीजिए एक फर्म है, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, कोस्ट अकाउंटेंट भी है, दोनों पार्टनर हैं, तो क्या कोस्ट अकाउंटेंट कोस्ट ऑडिट कर दे, चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टैट्यूटरी ऑडिट कर दे? अलाउड है? नो। नो पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139 एज ऑडिटर shall be appointed as the cost auditor. रूल 6, कोस्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कब होगी? विदिन 180 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अपॉइंटमेंट करने से पहले जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिटर से रिटर्न कंसेंट एंड सर्टिफिकेट लेते थे, कोस्ट ऑडिटर से भी लोगे। कोस्ट ऑडिटर को इन्फॉर्म भी करोगे अबाउट द अपॉइंटमेंट एंड नोटिस फाइल किया जाएगा विद द सीजी in form number CRA2 within 30 days of the board meeting or within 180 days of the commencement of financial year, whichever is earlier, as to the appointment of cost auditor. इस cost auditor का tenure कहां तक है? Till expiry of 180 days of the closure of financial year or submission of cost audit report as the case may be. cost statement जो BOD ने अप्रूव की है,
बिफोर बीइंग साइंड बाय द डायरेक्टर ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड फॉर सबमिशन ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर। तो कॉस्ट ऑडिटर को सबमिट करने से पहले दे नीड्स टू बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये कुछ जनरलाइज्ड प्रोविजन है, सिर्फ नॉलेज के लिए है, मुझे नहीं लगता एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ, मल्टीपल चॉइस फिर भी हो सकता है। कॉस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा बीओडी को। रिपोर्ट आने के 30 डेज के अंदर कंपनी इस रिपोर्ट को सबमिट करेगी, किसको? सीजी को, along with full information and explanation on any comment जो कॉस्ट ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट के अंदर दे रखा है। कॉस्ट ऑडिटर की रिपोर्ट जाएगी फॉर्म नंबर CRA 3 के अंदर। कॉस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देगा कितने टाइम में? विद इन 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। एंड सीजी को जो रिपोर्ट फर्निश होगी फॉर्म नंबर CRA 4 में इन XBRL फॉर्मेट। मेन तो आपको इनको तो बेशक रीड कर लो, छोड़ दो, कोई बात नहीं। मेन लर्निंग के लिए जो टॉपिक है वो है रूल नंबर 4 और रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4-3। ये 3 टॉपिक हैं रूल 3 एंड 4 लर्निंग के लिए। तो मैंने इसमें आज आपको ब्रांच ऑडिट भी करा दिया साथ साथ। तो लॉ के पेपर के लिए तो जो आपकी रिक्वायरमेंट थी चैप्टर नंबर 10 की वो हमारी कंप्लीट हो गई। अब ऑडिट के पेपर के लिए अभी कुछ टॉपिक्स बचे हैं। क्या क्या? ज्वाइंट ऑडिट, SA 299 ज्वाइंट ऑडिट के ऊपर, कारो के प्रोविजन एंड ब्रांच ऑडिट के रिलेशन में SA 600। दो SA 600 इज नॉट इन द सिलेबस, बट एक बार कर लोगे तो बेटर रहेगा, तो उसको हम अलग सेशन में रिकॉर्ड करेंगे। लॉ के स्टूडेंट्स के लिए कंपनी ऑडिट में इतना ही है, सेक्शन 139 से लेकर अप टू सेक्शन 148। ठीक है, तो इस सेशन को यहीं पर कर देते हैं ओवर। एक काम और जरूर करिएगा, रिवीजन कॉन्सेप्ट की मैंने आपको करा दी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिएगा साथ साथ। क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बिना कॉन्सेप्ट की रिवीजन अधूरी मानी जाएगी। ठीक है, तो ये काम भी आपको जरूर करना है। तो इसके साथ इस सेशन को करते हैं यहीं पर ओवर और मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।